नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 जो हमारी बुक चल रही है जिसका अध्याय 6 जिसमें राजस्थान का भौतिक स्वरूप दिया हुआ है, जिसके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी है। राजस्थान के अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए राजस्थान का भौतिक स्वरूप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो चलो वीडियो में शुरू करते हैं। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप की यहाँ से चर्चा करते हैं कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का जो पश्चिमी भाग है जो मरुस्थल है और दक्षिणी पूर्वी भाग है जो कि पठारी है। अतः भूसंरचनाओं के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो ऑप्शन होगा 4। कौन कौन सी है? एक थार का मरुस्थल, एक अरावली पर्वत, एक पूर्वी मैदान और एक दक्षिणी पूर्वी पठार। अब चर्चा करेंगे इन चारों के बारे में कि चारों की क्या क्या विशेषता है, कितने कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं और कितनी जनसंख्या इन पे निवास करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं थार मरुस्थल के बारे में कि थार मरुस्थल के बारे में जानते हैं कि थार का मरुस्थल भारत की जो पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। राज्य के 12 जिलों में 61% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है जिसका 61% भाग है वो थार मरुस्थल है, जिसमें राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और कितने जिले आते हैं थार मरुस्थल में? तो 12 जिले इसमें शामिल है। मरुस्थल की अगर हम चर्चा करते हैं तो मरुस्थल है वो विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलनाओं में क्या है, सबसे विकासशील मरुस्थल में आता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक जनसंख्या, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति और कृषि सिंचाई के साधन और सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व में सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है थार का मरुस्थल। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें 12 जिले हैं, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीला जो मरुस्थल का भाग है जिसे भारतीय महाद्वीप यानी कि महामरुस्थल कहा जाता है। रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो कि हवाओं के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषाओं में धोरे कहते हैं। थार की चर्चा करें तो इसमें मरुभूमि आती है, घंगर का मैदानी भाग आता है, मरुस्थलीय भाग आता है, नागौर की उच्च भूमि आती है और अंतर प्रभावी प्रदेश में भी विभक्त है। यह है थार के मरुस्थल की विशेषता। थार के मरुस्थल से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि ये थार मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? तो 61% भाग में। कितने जिले शामिल है? 12 जिले। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। दूसरी विशेषता यह है कि विश्व में जितने भी मरुस्थल है उन सभी में सबसे जो धनवान मरुस्थल कहलाता है वो कौन सा है? थार मरुस्थल राजस्थान है। आगे हम अरावली पर्वत की चर्चा करते हैं कि अरावली पर्वत की क्या कुछ विशेषता है जिसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है इसे दबाइए और साथ में बेल आइकन और घंटी है इसे भी प्रेस कीजिए, ताकि राजस्थान अध्ययन श्रृंखला के साथ साथ अन्य कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान अध्ययन श्रृंखला की अलग से प्ले लिस्ट बना दी गई है, जिस प्ले लिस्ट में जाकर आप कक्षा 6 की सभी बुकें देख सकते हो। जो भी हम पाठ यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं जिसकी महत्वपूर्ण जानकारी, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है जिसमें पिन किया हुआ फर्स्ट लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। चर्चा करते हैं अरावली पर्वतमाला की क्या कुछ विशेषता है, इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। तो राजस्थान के जो मध्यवर्ती भाग में जो कि दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्वी दिशाओं में राज्य की लगभग 9% भाग पर फैली अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यानी कि अरावली पर्वतमाला कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? 9% भाग पर यह फैली हुई है। विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। दक्षिणी गुजरात की जो खेड़ बर्मा है जिससे कि उत्तर के दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी 692 किलोमीटर। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। जो अरावली पर्वतमाला है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी से 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन भी प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर से प्रसार को रोकती है। पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। अरावली से अधिकतम जो नदियां हैं राजस्थान की वो अरावली से ही निकलती है। अरावली को अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि अरावली में सबसे ज़्यादा जो धातुएं हैं वो अरावली में मिलती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं और अरावली पर्वतमाला है वो मानसून को रोककर पूर्व से दक्षिण, ये जो मानसून को रोकती है और पूर्व से दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है।
अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अरावली को क्या कहा जाता है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की चर्चा करें कि राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गुरु शिखर है। सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी लंबाई की चर्चा करें, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1722 मीटर है। 1722 मीटर ऊंची है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश का आपके सामने एक नक्शा है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो संकेतों के माध्यम से भी इसे समझाने का प्रयास किया गया है। तो सबसे ऊपर का जो यहाँ पर जो आपका भाग दिखाई दे रहा है, ये घग्गर का मैदान है। उसी के बाद ये बालू स्तूप मुक्त प्रदेश है, और यहाँ पर ये मरुस्थली है। यहाँ पर ये बागड़ है आपका, और यहाँ पर शेखावाटी प्रदेश आ जाता है, और यहाँ पर जो मध्य अरावली है वो आ जाती है, और यहाँ पर लूनी बेसनी है, और यहाँ पर आबू का पठार है, और ये बोराट का पठार है। ये दक्षिणी अरावली है यहाँ पर, और ये यहाँ पर उत्तरी अरावली जो की पहाड़ियाँ हैं। उसी के बाद यहाँ पर जो बनास बेसनी है, और यहाँ पर जो चंबल का मैदान है वो यहाँ पर है, चंबल का मैदान। हाड़ौती का पठार है वो यहाँ पर है, कोटा बूंदी जिसमें है। और यहाँ पर जो माही मैदान है, माही के मैदान यहाँ पर है, और यहाँ पर जो आपका पठार है। इस नक्शे में संकेत के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है कि जो रेतीला और शुष्क मैदान थार है वो इस प्रकार से रंग से दर्शाया गया है। जो अर्ध शुष्क मैदान अरावली पर्वत और मैदानी और हाड़ौती का पठार किस प्रकार से दर्शाया गया है। ये आपके राजस्थान भौतिक प्रदेश का एक नक्शा है जो आपने देखा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हो, जिसमें आपको ये पूरा नक्शा दर्शाया गया है। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। पूर्वी मैदानी भाग की अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि पूर्वी मैदानी भाग की क्या कुछ विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। तो राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी भाग है वो चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का प्रवाह मैदानी राज्य में लगभग है वो 23% भाग तक फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्कादित भूमि के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी जो पूर्वी मैदानी भाग है उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। ये सबसे समृद्ध, सबसे उपजाऊ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र आता है। राजस्थान के दक्षिण की चर्चा करते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही व उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है। माही मैदानों के रूप में जाना जाता है। ये 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित जो मैदानी भाग है, इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है, और 56 का मैदान इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 56 गांवों के समूह या 56 नदी नालों से निर्मित जो मैदानी भाग, उसे 56 का मैदान कहा जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठार की चर्चा करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र रहा होने के कारण इसे हाड़ौती पठार कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती पठार क्यों कहा जाता है, क्योंकि हाड़ावंशी शासकों का यहाँ पर क्या रहा था, क्षेत्राधिकार रहा था। इसी वजह से इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। ये राज्य के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र का अधिकांश जो मिट्टी का लावा निर्मित मध्यकाली और उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख, जिसमें कि सिरोही जिले में स्थित उड़िया, आबू, उदयपुर और राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा और चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा जिले भी पूर्वी भाग में स्थित उपरमाला और उदयपुर में प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार स्थित है। यहाँ पर जलवायु चक्र की चर्चा करते हैं कि जलवायु चक्र की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान की जलवायु मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर में पश्चिम से स्थित समुद्र से दूरी और अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण से राजस्थान प्रदेश का एकमात्र प्रदेश है। यहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। यहाँ पर राज्य में पश्चिम में 61% भाग पर शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे गतिविधियां पूछी गई है। मान लो एक प्रश्न है कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश और कौन कौन से जिले शामिल है। थार मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार कितने प्रतिशत भागों पर फैले हुए हैं और कितनी जनसंख्या निवास करती है और कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल है। उसी के बाद यहाँ पर है कि अरावली के जो पूर्व में जयपुर और उत्तर पूर्व जिलों में जिसे उप आर्द्र जलवायु जो सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु व दक्षिण में बांसवाड़ा से दक्षिण पूर्वी झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ औसतन जो वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर होती है। जलवायु की औसतन अवस्थाओं के कारण के आधार पर यहाँ ये कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलनाओं में अधिक शुष्क है।
यहाँ पर बताया गया है कि औसतन वार्षिक वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है और कितनी कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर होती है। यहाँ पर ये आपका पंजाब दे दिया, उत्तर में यहाँ पर हरियाणा बॉर्डर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात, और यहाँ पर आपका पाकिस्तान देश लगता है। यहाँ पर इस नक्शे में बताने का प्रयास किया गया है, जो ये जो क्षेत्र है ना, जैसलमेर वाला क्षेत्र, यहाँ पर 20 से डिग्री के आसपास औसतन वर्षा होती है और यहाँ पर 30 के आसपास औसतन वर्षा होती है। उसी के बाद ये आपका यहाँ पर ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। वर्षा का जो यहाँ पर अनुपात दिया गया है वो आप यहाँ पर आप देख सकते हो। इस नक्शे के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि वर्षा सेंटीमीटर में कितनी कहाँ पर होती है। राजस्थान की औसतन वार्षिक वर्षा की चर्चा की गई है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि राजस्थान की चर्चा करते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी ऋतुएं हैं जो 3 ऋतुएं पाई जाती है? 3 ऋतुएं, एक तो ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक चलती है, और एक वर्षा ऋतु है जो कि आपकी जुलाई से सितंबर तक, और एक शीत ऋतु जो कि अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषता? इस ऋतु में जो तापमान है वो विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो आपका 30 से 40 डिग्री तक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर और चूरू, इन जिलों का जो तापमान है वो 40 से 45 यानी कि 50 डिग्री तक भी चला जाता है, जो आपका टेम्परेचर है वो। थार मरुथल की चर्चा करें। थार मरुथल रेगिस्तान होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म जिलों में से एक है। ये रेतीला होने के कारण यहाँ की जो रेत है वो जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म हो जाती है, यानी कि जो रेत होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी यहाँ पर ठंडी हो जाती है। अतः इस मरुथल के कारण जो ऋतुओं में जो दिन का तापमान है वो बहुत बढ़ जाता है और रात का कम हो जाता है, जिसे हम दैनिक या वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश है, यानी कि सबसे ठंडा स्थान जो स्थल है वो कौन सा है? माउंट आबू है। आप ये भी जान लें कि राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लू कहा जाता है। आगे कभी कभी इनकी गति है वो 140 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। 100 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है। ये कहाँ कहाँ पर चलती है? गंगानगर में सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ चलती है, उसी के बाद चूरू में चलती है। सबसे ज़्यादा नाम आता है चूरू और गंगानगर का। वर्षा ऋतु की अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि वर्षा ऋतु में 90 से 95% वर्षा इसी ऋतु में होती है, जिसे मानसून हवाओं में जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी में मानसून से राजस्थान की अधिक वर्षा होती है, जो कि अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है। सबसे कम वर्षा की चर्चा करते हैं, जैसलमेर में होती है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है जैसलमेर में, तो कहीं कहीं तो। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां पर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग और वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु की अगर हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान में जो शीत ऋतु है, जिसमें धीरे धीरे तापमान कम होता जाता है और पश्चिमी राजस्थान में रेत ठंडी होती जाती है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये राजस्थान की विशेषता है कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वो सबसे ठंडा होने की वजह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम यहाँ का तापमान रह सकता है और 50 तक यहाँ का टेम्परेचर है वो गर्मियों में जा सकता है। ऊंचाई के कारण ऋतुओं में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू ही है। भारत की चर्चा करें। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं, जो कि पश्चिमी विमोक्ष कहा जाता है। ये चक्रवात है वो भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करती है और इस ऋतु में गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। इस समय जो गेहूं और चना की जो फसल होती है, गेहूं, चना और साथ में सरसों हो गई, इनकी फसल को सबसे ज्यादा लाभ माउट से प्राप्त होता है। यहाँ फिर अकाल और मरुस्थलीकरण की अगर हम चर्चा करते हैं कि सूखा कैसे पड़ता है, जो अपर्याप्त वर्षा ही नहीं होती है, पशु पक्षियों के लिए चारे की कम समस्याएं आ जाती है, उसके बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पर आपकी शब्दावली आ जाती है। बंजर किसे कहते हैं? बंजर का अर्थ होता है अनुपजाऊ। जिस भूमि पर कुछ अनाज नहीं बोया जाता उसे हम अनुपजाऊ कहते हैं। बीहड़ या उत्खाद भूमि, नदी के जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि को हम बीहड़ या उत्खाद भूमि कहते हैं। सम वर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को समवर्षा रेखा कहा जाता है। मानसून हवाएं क्या होती है? तो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाओं को बदलने वाली हवाओं को मानसून हवाएं कहते हैं।
अपर्दन जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव अपर्दन कहलाता है। यह भी पूछा जाता है कि अपर्दन को कैसे रोका जाता है, तो पेड़ पौधे लगाकर अपर्दन को रोका जा सकता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं जो पीछे बहुत सी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदान और हिमालय पर्वत। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आप इस चीज को हमेशा बिल्कुल ध्यानपूर्वक परीक्षा में पढ़े। नहीं पूछ रहा है या पूछ रहा है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, थार मरुस्थल भी है, पूर्वी मैदान भी है, जबकि हिमालय पर्वत नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? द हो जाएगा। आगे है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि कहां पर है? राजस्थान में है, माउंट आबू में। एवरेस्ट नहीं है, कंचनजंगा नहीं है, जरखा भी नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर बन रहा है कि रेत के टीले जो हवाओं के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं वह आम बोलचाल की भाषा में क्या कहलाते हैं? दोहरे कहलाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करें। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म और धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? गर्म हवाएं कहते हैं, लू नहीं कहते हैं, गर्म हवाएं कहते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी गई है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी होगी? 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो ये जो यूनिट है ये आपके लिए पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है अगर राजस्थान में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में किस प्रकार की कमी है, किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे आपके लिए वैसी उसी प्रकार की वीडियो आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।